हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एसिड एंड बेस की सारी जितनी भी थ्योरी है एनसीईआरटी की वो कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉर इन टेस्ट होते हैं, और बेस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये अभी तक हमने नॉर्मली सुन रखा है। इसके बाद की एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन, बेस की प्रॉपर डेफिनेशन कवर करेंगे। सबसे पहले एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं। एसिडिक मीडियम में अलग कलर दिखाते हैं और बेसिक मीडियम में अपना अलग कलर दिखाते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर 2 चीज़ें आती है, टर्मरिक और लिटमस। सिंथेटिक के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, और इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फैक्ट्री के अंदर ऑनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सट्रैक्ट। जैसे कि लिटमस जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर वो रेड कलर दिखाता है, बेस में ब्लू। टर्मरिक एसिड में येलो दिखाता है, बेस में रेड। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है और बेस में येलो। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर सोल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन आयन। और ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो भी ये दिखाता है उसके लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी 2.9 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें हमने सबसे पहले 1 ग्राम NaCl लिया और फिर हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब हमने पूरी ड्राई ली है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ करा जो कि वहाँ पे जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हमने क्या करा है, NaCl में हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है उस टेस्ट ट्यूब में। तो हमें क्या एब्जॉर्ब होगा हमें ये देखना है। और हमने लिटमस पेपर 2 टाइप के लिए हैं, सबसे पहले ड्राई और वेट। तो जब हमने ये सोल्यूशन देखा, इसमें क्या था, NaCl, और इसमें हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बन के मिला हमें, NaHSO4। इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे हमारी कौन सी गैस निकली, HCl। अब जब हम यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं तो क्या दिखता है कि ये जो HCl है वो आयनाइज नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर H+ आयन अपने प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर वहाँ पे कोई भी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिर्फ H+ आयन की वजह से आती है। अब जब हमने वहाँ पे क्या करा, वेट लिटमस पेपर लिया तो वहाँ पे H+ आयन्स मिलेंगे। और फिर जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में। तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ड्राई HCl गैस है वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाएगी। पर जो HCl सोल्यूशन था उसके अंदर हमें H+ आयन मिलेंगे और वहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी। फिर इसके बाद हमें और क्या पता चलता है कि ये जो HCl है वो वाटर के अंदर क्या देता है, H+ आयन। और ये जो H+ आयन होते हैं वो कभी भी H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो सॉल्यूशन में वाटर के साथ मिलके बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसका फॉर्मूला होता है H3O+। फिर उसके बाद और क्या देखने को मिला हमें यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है उसी की फॉर्म में ये हमें H+ मिल रहा है। फिर इसके बाद एक रिएक्शन दी हुई है किसकी, एसिड की मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया हुआ है कि हमने सबसे पहले 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। तो जब हमने जिंक ग्रैन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो वहाँ पे एक सॉल्ट बना। उस सॉल्ट का नाम है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। और ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हुई वो किस फॉर्म में हुई, बबल्स की फॉर्म में। और ये फिर हमने कैसे पता लगाया, जब हमने उन बबल्स के पास एक कैंडल लेके गए तो वहाँ पे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन हुआ, वो भी पॉप साउंड के साथ। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला कि ये हाइड्रोजन गैस
और जितने भी हमने यहाँ पे अदर एसिड लिए थे जैसे कि HCl, HNO3 और CH3COH के साथ भी प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ पे एसिड है वो मेटल के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये बाकी सारे एसिड्स के साथ भी सेम ऑब्जर्वेशन दिख रही थी। पर एक एसिड है जिसका नाम होता है निट्रिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये एसिड सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों? इसका रीज़न है कि ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद और सिंपल रिएक्शंस क्या दी हुई है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया। अब कार्बोनेट क्या होता है, CO3 इसके साथ हमने सोडियम मिला दिया तो यहाँ पे बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब जब हमने इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई HCl एक्वस के साथ तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या मिला, सॉल्ट। और ये सॉल्ट क्या है, NaCl। और यहाँ पे रिलीज़ हुआ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम इसी तरीके से जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करा और वहाँ पे हमने HCl उसके साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बना, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अलग अलग रिएक्शंस में यूज़ होती है। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे हमने स्लेट लाइम लिया। स्लेट लाइम का मतलब होता है CaOH2 और इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया तो हमें यहाँ पे एक PPT मिली जो कैसी होती है, वाइट PPT का मतलब भी प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में जो इनसोल्यूबल फॉर्म्स नीचे आ जाते हैं बीकर के, और उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर भी रिलीज़ हुआ। और इसी CaCO3 का क्या नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर इसमें हम फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और पास करवाएं तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये होता है वाटर में सॉल्यूबल। अब इसके बाद और क्या है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है, कैसे मार्बल्स, चौक, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है हमें मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की हमें रिएक्शन देखनी है एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड हमने क्या ले लिया, CuO2। CO का मतलब क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। जब हमने इसको HCl के थ्रू पास करवाया तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, कॉपर क्लोराइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैकिश कलर का होता है और ये जो प्रोडक्ट बना कॉपर क्लोराइड ये होता है ब्लूइश ग्रीन। अब यहाँ पे भी सिंपल क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हुआ है, बेस, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, सॉल्ट। तो ये भी एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद फर्दर क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। तो अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2 और जो हमारा बेस है वो CaOH2 है। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी हमने ऊपर देखा है अपनी एक रिएक्शन के अंदर। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ कि एसिड्स के अंदर कॉमन क्या है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि हमें जितने भी एसिड्स मिल रहे हैं उनमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो वो क्या होता है, कैटायन। कैसे, अगर मैं HCl लूँ उसमें भी कैटायन बनेगा H+ और एनायन बनेगा Cl-। अगर मैं HNO3 लूँ, निट्रिक एसिड, तो यहाँ कैटायन बनेगा H+, एनायन बनेगा NO3-। अगर मैं H2SO4 लूँ तो कैटायन बनेगा H+ और एनायन बनेगा SO4(2-). तो एसिड्स के अंदर कॉमन होता है H+ आयन, और ये H+ आयन कभी भी ड्राई स्टेट में नहीं मिलता, ये हमेशा मिलता है हमें सॉल्यूशन या फिर जब भी हम कोई भी इसमें एक्वस फॉर्म लें। अब यहाँ तक एसिड की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एसिड में क्या क्या देखना था, अब आती है बेस।
बेस क्या होता है, सेम एसिड जैसे कि H+ प्रोड्यूस कर रहे थे, बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH-। और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। उसका एक एग्जांपल होता है NaOH, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के थ्रू पास कराएं तो यहाँ पे बनेगा कैटायन Na+ और एनायन हाइड्रोक्साइड OH-। जैसे हमने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखी थी, वैसे ही मेटल की रिएक्शन बेस के साथ देखेंगे। मेटल यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक, इस और बेस लिया हमने NaOH। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार पूछी जाती है। और यहाँ पे साथ साथ अगर जब भी हम मेटल की एसिड के साथ या मेटल की बेस के साथ रिएक्शन करवाए तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर इसके बाद आती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक एसिड ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं। जब भी हम एसिड लेते हैं और बेस लेते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होता है सॉल्ट और साथ साथ वाटर। क्यों, क्योंकि एसिड से हमें मिलेगा H+ और Cl- और बेस से मिलेगा Na+ और OH-। अब एसिड का H+ बेस के OH- के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बन जाएगा। और जब बेस का Na+ एसिड के Cl- के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा NaCl। क्यों, क्योंकि कैटायन कैटायन से नहीं करेगा, कैटायन एनायन से करेगा। जैसे यहाँ पे कैटायन है Na+ और एनायन है Cl-। ऊपर हमने बाकी की और जो रिएक्शन देखी वो भी इसी तरीके की थी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड और HCl। यहाँ पे ये बेस है और ये एसिड है, तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट बन रहा है कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एसिड और जो बेस होता है, बेस कौन से जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, उनका इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमने 4 चीज़ें यूज़ करी हुई थी। HCl, सल्फ्रिक एसिड, NOH, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है, NOH, KOH लिया हमने, और यहाँ पे क्या लिया हुआ था, ग्लूकोज और अल्कोहल। तो सबसे पहले बीकर में हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और वहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है और बल्ब लगाया। तो सबसे पहले हमने और क्या करा है, यहाँ पे जब हमने इसमें मान लो मैंने सबसे पहले ग्लूकोज डाला बीकर के अंदर तो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ, और जब मैंने अल्कोहल भी डाला तो वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जब हमने अल्कोहल और ग्लूकोज डाले हैं तो वो कोई भी आयंस जनरेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब इस सोल्यूशन के अंदर आयंस बन रहे होंगे और वही आयंस फिर सर्किट को कंप्लीट करवा रहे होंगे और फिर बल्ब ग्लो हो पाएगा। जब वहाँ पे आयंस ही जनरेट नहीं होंगे तो कोई बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि वो आयन जनरेट नहीं कर रहे। वैसे ही जब मैंने HCl लिया और H2SO4 लिया तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर H+ आयन मिल रहा है जो कि क्या करवा पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। और अगर मैं बेस लूँ तो वहाँ पे भी एनायन मिल रहा है OH- जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा पाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद इसी के नीचे NCERT में एक पैरा दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि कभी भी हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, एसिड को स्लोली वाटर में डालते हैं। मतलब क्या है, अगर मैंने एक बीकर लिया है तो इसमें मैं क्या करूँगा, पहले से वाटर रखूँगा और फिर धीरे धीरे उसमें एसिड डालूँगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो वाटर और एसिड की रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट ज़्यादा रिलीज़ हो। तो अब क्या है, अगर मैं वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में डालूँ, मतलब क्या है, अगर मैंने बीकर में पहले से ही कंसनट्रेटेड एसिड रखा हुआ है और इसमें वाटर डालूँ तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर सकती है कि ये जितना भी एसिड है वो बाहर आ जाएगा और फिर इंजरी कर सकता है, बर्न कर सकता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं एसिड की बेस के साथ
तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, जो H प्लस और OH माइनस है उसकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है। H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन डाइल्यूशन की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल जो कि क्या कर रहा है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन को मेज़र कर रहा है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन को मेज़र कर रहा है। अब पीएच स्केल के भी 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्केल के मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट क्या बताता है, उसका न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे जो हम यूनिवर्सल स्केल यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, pH 7 पे हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन मिलता है। अगर pH सोल्यूशन का 7 से कम है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक है। अगर pH सोल्यूशन का 7 से ज़्यादा है तो उसका मतलब वो बेसिक है। अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो उसमें H प्लस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर सोल्यूशन बेसिक है तो उसमें OH माइनस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। और pH स्केल के अंदर जो P होता है वो पोटेंस के लिए यूज़ होता है, और ये जर्मन वर्ड है एक। और फिर उसके बाद क्या होता है, pH की वैल्यू 0 से 14 तक लाई करती है। 0 का मतलब होता है वेरी एसिडिक, 14 का मतलब होता है वेरी एल्कलाइन या फिर वेरी बेसिक। और ये पीएच स्केल हमें क्या बता रहा है कि सोल्यूशन का कैसा नेचर है, क्या कितना ज़्यादा वो एसिडिक है या कितना ज़्यादा वो बेसिक है। जैसे जैसे हम इस पीएच स्केल की राइट तरफ जाते जाएंगे तो इसका मतलब उसका बेसिक नेचर सोल्यूशन का इंक्रीज़ होता जा रहा है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाते जाएंगे इसका मतलब वहाँ पे H प्लस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब वो और ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। इतना पढ़ा हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोर H प्लस मतलब मोर एसिडिक, और इसके एग्जांपल HCl HNO3 हो गए। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेस H प्लस मतलब वीक एसिड, जैसे कि CH3COH जिसे हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं, या फिर H2CO3। वैसे ही सेम मोर OH माइनस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल NOH KOH। लेस OH मतलब लेस OH माइनस मतलब वीक बेस, एग्जांपल NH4OH FeOH2। इतना बड़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर फिर भी कुछ ना कुछ कभी कभार इसमें से आ जाता है। अब सबसे पहले क्या है इसमें पॉइंट, कि हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो एक पीएच रेंज के अंदर करती है। मतलब 7 से 7.8 हमारी बॉडी का पीएच रेंज है जिसके अंदर हमारी बॉडी वर्क करती है, इसी नैरो लिमिट के अंदर। और कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी रेंज के बीच में क्या कर रहा होता है, सर्वाइव कर पा रहा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर पीएच ऑफ रेन वाटर कम हो जाए लेस देन 5.6 है, इसका मतलब क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्या है, अगर वो रेन अगर मान लो अगर वो कहीं पे फॉल आउट गिरी और वो धीरे धीरे रिवर में चली जाए तो इसका मतलब जो रिवर है उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम। पीएच कम होने का मतलब क्या है, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब फिशेस वगैरह रह रहे हैं उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, एसिडिक रेन की वजह से। और एसिड रेन का जो पीएच है वो लेस देन 5.6 होता है, इतना पता होना चाहिए बस। फिर उसके बाद क्या है, ये जो एसिड होता है वो कई बार हमारे लिए यूज़फुल भी होता है। कैसे, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसकी वॉल्स प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कई बार क्या होता है, अगर इस हमारा स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करे तो यहाँ पे क्या हो सकती है, इरिटेशन और पेन। और इसी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जिनमें क्या मिल रहा होगा हमें, बेस। क्यों, क्योंकि अगर एसिड और बेस का रिएक्शन हम करवाएंगे तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड। और यहाँ पे हम एंटा एसिड क्या लेते हैं, मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। डिके मतलब दांतों का सड़ना कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का पीएच कम हो जाए 5.5 से। ठीक है। अब जो हमारा टूथ एनिमल होता है वो बना होता है कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट। इसका मतलब क्या है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर। ये वाटर के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होता, पर अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 वैल्यू से कम हो जाए तो वहाँ पे वो क्या होता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, अगर हमारे माउथ में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब वो क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स जो भी हमारे माउथ के अंदर खाना खाने के बाद बच गए हैं। और अगर हम और अगर हमें टूथ डिके को प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब खाना खाने के बाद अपना माउथ क्लीन करें और फिर ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करें जो जनरली क्या हो, बेसिक, ताकि वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर पाए। फिर उसके बाद क्या है, कई एनिमल्स क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बी स्टिंग क्या करता है, एसिड लीव कर देता है, मतलब छोड़ देता है जहाँ पे भी वो बाइट कर रहा है। अब इससे बचने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, जो कि क्या होगा, बेस। सेम रीज़न क्या होगा, वो इस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। अब इसके बाद हमें सॉल्ट पता है। सॉल्ट क्या होता है, कैटायन और एनायन जब आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट। अब सॉल्ट भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किस पे डिपेंड कर रहा है वो, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे। जैसे कि सबसे पहला, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और अगर ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसका pH वैल्यू होगा 7। वैसे अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस। इसका मतलब इसका pH क्या होना चाहिए, 7 से ज़्यादा। तो ये कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या है, H2CO3 और NOH। H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड। जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2CO3। फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl और वीक बेस मतलब NH4OH। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के देखूँगा तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और इस एसिडिक सॉल्ट का pH होगा <7। फिर इसके बाद हमने जो सबसे कॉमन सॉल्ट होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और ये बनता कैसे है, जब HCl और NOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, फूड में। फिर उसके बाद सी वाटर में क्या होता है, कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। अब उन्हीं में से हम क्या करते हैं, इस NaCl को सेपरेट कर देते हैं। फिर NCERT के अंदर एक हमारी एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसका नाम होता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर मैं एक्वस सोल्यूशन, मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन, क्या कहते हैं, ब्राइन। अगर इसको पास करूँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है, इसको अगर मैं पास करूँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तो यहाँ हमारे 3 प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कैथोड के नियर। जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है वो एनोड पे हो रही है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है कैथोड पे। अब यहाँ पे ये जो तीनों प्रोडक्ट बने हैं ये क्या है, अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो यूज़ होता है फ्यूल्स में, अमोनिया में, फर्टिलाइजर्स जहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पे यूज़ होता है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में। और जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है वो यूज़ होती है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पेस्टिसाइड्स में। तो ये वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कैसे बनता है, सबसे पहले वो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्लेक लाइम ले रहे हैं और यहाँ पे हमने जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई थी वो यूज़ करी है। अब जब हम इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaClO2 और उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर। अब इसके बाद यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के वो देख लें।
ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले कॉटन और लाइनिन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। और किस में यूज़ होता है ये, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने मतलब जर्म्स उसमें से जितने भी हैं उसको एलिमिनेट करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन है उसमें 4 रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी उनमें या तो 2 रिएक्टेंट थे या 3 रिएक्टेंट थे, पर बेकिंग सोडा की रिएक्शन में हमारे 4 रिएक्टेंट दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या है, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3। NH3 होता है हमारा अमोनिया। जब ये चारों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा NH4Cl जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 जो कि हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा। फिर उसके बाद क्या है, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं उस समय पे क्या होता है, हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं जो कि बेकिंग सोडा है, और उसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके हमारे बाद में यूजेस दिखते हैं। कैसे, जब हम बेकिंग पाउडर बना रहे हैं, कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं हम, मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि क्या है बेकिंग सोडा, अगर इसे मिक्स करें किसी एसिड के साथ जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, ये एसिड यहाँ पे क्या देगा H+ आयन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही क्या कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, जो भी ब्रेड और केक स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा वो क्या होता है राइस कर रहा होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फिर उसके बाद इसके और क्या यूज़ होता है इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि एंटासिड के अंदर और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट हमें जो पढ़ना है वो कि क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो Na2CO3 है, जब इसके साथ हमने कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करा तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2। अब इसके बाद इसके यूजेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये यूज़ करा जाता है जिसे इसको हम और क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा को। ये यूज़ होता है ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में। उसके बाद ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स। और सोडियम कार्बोनेट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और ये क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसके बाद क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मैं फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को देखूं किसके अंदर, एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। फिर इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो हमें क्या देखनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले बनता किससे, जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। जब मैं इसको हीट करूँगा तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ CaSO4 के साथ हाफ वाटर बचेगा और जो 3/2 वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा। CaSO4.12H2O को ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कहाँ पे होता है, सबसे पहले टॉयज मेकिंग में, मटेरियल्स में और डेकोरेशन में। तो अभी तक मैंने जितना भी बताया यहाँ पे इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है वो सारी कवर हो चुकी है। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूँगा इस चैप्टर की जिसके अंदर इस चैप्टर के PYQs जितने भी होंगे, MCQ
और कुछ और अलग अलग क्वेश्चन जो कि खुद मैं डिज़ाइन करूँगा वो अपलोड करूँगा। थैंक यू।